सीधे विषय पर आते हैं। आज हम इन क्लासिक परी कथाओं यानी फेरी टेल्स की जादुई दुनिया का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। बचपन में सुनी गई ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, इनमें बहुत गहरे संदेश छुपे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन सदियों पुरानी कहानियों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे टॉवर में कैद कन्या से, फिर आगे बढ़ेंगे बर्फीला दोस्त की तरफ, उसके बाद देखेंगे शाही परीक्षा और अंत में बात करेंगे खुशी खुशी अंत की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, टावर में कैद कन्या यानी रेपंजल की कहानी। जरा इस घटनाक्रम को देखिए। शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, एक पीले पौधे को खाने की तेज लालसा। मतलब किसने सोचा होगा कि एक छोटी सी इच्छा इतना भयानक रूप ले लेगी। एक बेबस पति अपनी गर्भवती पत्नी की जिद पूरी करने के लिए पड़ोस की दीवार फांदता है और पौधा चुरा लेता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है एक चुड़ैल के हाथों। अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी अजन्मी बच्ची का सौदा करना पड़ता है। और फिर क्या, ठीक 1 साल की उम्र में रपंजिल को उसके माता पिता से हमेशा के लिए छीनकर जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे टावर में कैद कर दिया जाता है। बिल्कुल डरावना है ना। अब ये पुकार तो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही होगी। चुड़ैल की ये आवाज़ सीधे तौर पर रेपेंजिल के उन जादुई सुनहरे बालों की अहमियत बताती है, क्योंकि उसके बाल कभी काटे ही नहीं गए। वो इतने लंबे हो गए कि उस बिना दरवाजे वाले ऊंचे टावर में अंदर जाने का इकलौता जरिया बन गए। सोचिए, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई उस लड़की के पास सिवाय अपने पक्षी दोस्तों और अपनी मीठी आवाज़ के और कोई सहारा नहीं था। खैर, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक बहुत ही रोमांटिक बचाव योजना अचानक से एक भयानक त्रासदी में बदल जाती है। एक राजकुमार रपेंजिल का गाना सुनता है, चुड़ैल की आवाज की नकल करके ऊपर चढ़ता है और शादी का प्रस्ताव भी रख देता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही उस क्रूर चुड़ैल को इस सीक्रेट प्लान की भनक लगती है, वो गुस्से में आग बबूला होकर रपेंजिल के बाल काट देती है और उसे एक वीरान जगह पर फेंक देती है। और बेचारा राजकुमार, चुड़ैल उसे ऐसा डराती है कि वो सीधे टॉवर से नीचे कांटों की झाड़ी में गिरता है और अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है। लेकिन ठहरिए, कहानी का अंत इतना बुरा नहीं है। सालों तक अंधेरे में भटकने के बाद एक दिन राजकुमार को वही जानी पहचानी सुरीली आवाज सुनाई देती है। दोनों फिर से मिलते हैं और यहाँ एक चमत्कार होता है। रपेंजिल की आंखों से गिरे खुशी के आंसू जैसे ही राजकुमार की आंखों पर पड़ते हैं, उसका अंधापन जादुई रूप से पूरी तरह दूर हो जाता है। और फिर एक शानदार शादी के साथ इस कहानी का सुखद अंत होता है। अब हम अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, बर्फीला दोस्त, गेरडा का बचाओ अभियान। इस कहानी की शुरुआत एक दादी की सुनाई डरावनी कहानी से होती है, जो सच साबित हो जाती है। बात हो रही है स्नो क्वीन की। वो सिर्फ दिखने में ही बर्फीली नहीं थी, बल्कि उसका काम था मासूम बच्चों को अपनी स्लेज में किडनैप करना और उन्हें हमेशा के लिए बर्फ की मूर्तियों में बदल देना। जाहिर है, इस कहानी ने बच्चों, खासतौर से गिरडा और काय के मन में खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन होता वही है जिसका डर था। दादी की सारी चेतावनियों को भूलकर छोटा काई खेल खेल में एक बेहद खूबसूरत चमकती हुई चांदी की स्लेज पर बैठ जाता है और पलक झपकते ही वो स्लेज हवा में उड़ने लगती है और उसे सीधे बर्फ के महल में ले जाती है। यहीं से शुरुआत होती है काई की सबसे अच्छी दोस्त गेरडा के एक बेहद हताश और साहसी बचाव अभियान की। गेरडा हार नहीं मानती। वो अपनी दादी का जादुई शीशा उठाती है और एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ती है। इस रास्ते में उसे कई अजीबोगरीब और जादुई मदद मिलती है, जैसे एक दयालु जादूगरनी, उसकी कॉटन नाम की बिल्ली और जादुई बारासिंगे। आखिरकार इन सब की मदद से वो उस खौफनाक सफेद महल तक पहुंच ही जाती है, जहां उसका दोस्त काई एक बर्फ की मूर्ति की तरह जमा हुआ पड़ा था। अब यहाँ एक बड़ी ही कमाल की समानता है। याद है ना रेपंजिल की कहानी में क्या हुआ था? बिल्कुल वही चमत्कार यहाँ भी देखने को मिलता है। आंसुओं की जादुई ताकत। गेरडा अपने जमे हुए दोस्त को देखकर इतना रोती है कि उसके आंसुओं की गर्माहट और सच्चे प्यार से काई के चारों तरफ की बर्फ पिघलने लगती है और वो वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि तभी वो भयानक स्नो क्वीन वापस आ जाती है। यहाँ गेरडा का वो जादुई शीशा काम आता है। वो उस शीशे को सीधे स्नो क्वीन के सामने कर देती है। और ये कोई आम शीशा नहीं था। इसका काम था इंसान की बाहरी शक्ल नहीं, बल्कि उसके अंदर की सच्चाई, उसकी असली पहचान दिखाना। और जो शीशे में दिखा
वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। शीशे में कोई खूंखार राक्षसी रानी नहीं थी, वहां थी एक बेहद अकेली, उदास सी छोटी बच्ची, जिसे बचपन में किसी ने श्राप दे दिया था और जो बस कुछ अच्छे दोस्त चाहती थी। देखा आपने कैसे बाहरी कठोरता के पीछे अक्सर एक गहरा दर्द छिपा होता है। अपना असली कमजोर रूप देखते ही रानी का वो दुष्ट जादू हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग पर, जिसका नाम है शाही परीक्षा, सच्चे राजघराने की तलाश। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे राजकुमार से जिसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था। मतलब उसकी होने वाली दुल्हन के लिए उसकी शर्तें इतनी ज्यादा थीं कि कोई आम इंसान तो उन्हें कभी पूरा ही नहीं कर सकता। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बेहद संवेदनशील हो, अंदर और बाहर से खूबसूरत हो, जिसकी आवाज कोयल जैसी मीठी हो, जो देश के भले के बारे में सोचे और जानवरों से भी प्यार करे। किसी एक इंसान में ये सारी खूबियां मिलना सच में एक असंभव सा काम लग रहा था। और राजकुमार के इस सफर में हमें एक साफ फर्क दिखाई देता है। जिन राजकुमारियों को वो रिजेक्ट कर रहा था, वो हद से ज्यादा घमंडी और क्रूर थी। कोई छोटे पिल्लों पर चिल्ला रही थी, तो कोई बस एक केक के टुकड़े के लिए नौकरों पर बरस रही थी। लेकिन फिर एक तूफानी रात में महल के दरवाजे पर एक रहस्यमयी लड़की आती है, जो पूरी तरह से भीगी हुई थी। और कमाल की बात यह है कि वो एकदम परफेक्ट थी। वो बिल्ली के बच्चों की जान बचाती है, नौकरों से तमीज से पेश आती है, और जब राजकुमार पियानो बजाता है तो वो बहुत खूबसूरती से गाती भी है। अब वो लड़की राजकुमारी होने का दावा तो कर रही थी, लेकिन राजकुमार की माँ यानी रानी को यकीन नहीं हुआ। उसकी सच्चाई और असली संवेदनशीलता परखने के लिए रानी ने एक बहुत ही अनोखा और खुफिया प्लान बनाया। उसने लड़की के बिस्तर पर पूरे 7 मोटे गद्दे एक के ऊपर एक बिछा दिए और सबसे नीचे बिल्कुल तली में सिर्फ एक छोटा सा मटर का दाना छिपा दिया। आप जरा खुद सोचिए, 7 मोटे गद्दों के नीचे दबा एक छोटा सा मटर का दाना भला किसे महसूस होगा। लेकिन अगली सुबह जब रानी ने पूछा कि रात कैसी गुजरी, तो राजकुमारी ने शिकायत की कि वो रात भर सो नहीं पाई क्योंकि उसे अपनी पीठ के नीचे कोई बहुत बड़ा पत्थर चुभ रहा था। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो सबूत था जिसकी तलाश थी। इतनी छोटी सी चीज महसूस कर लेना ही उसकी असली और दुर्लभ शाही संवेदनशीलता का प्रमाण था। बस उसने परीक्षा पास कर ली और राजकुमार को उसकी परफेक्ट दुल्हन मिल गई। तो अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, खुशी खुशी अंत और चरित्र की शक्ति। आइए इन सारी कहानियों के धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों कहानियों के पीछे एक ही बहुत ही गहरा संदेश छिपा है। चाहे सामने कोई दुष्ट चुड़ैल खड़ी हो, या कोई बर्फ का श्राप पिघलाना हो, या फिर अपनी अच्छाई साबित करनी हो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, आखिर में बहादुरी, मन की सच्चाई और दयालुता की ही जीत होती है। यही वो गुण हैं जो हमेशा हमें एक सुखद अंत की तरफ ले जाते हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, रेपुंज़ेल का वो अकेलापन, गेर्डा का वो कभी हार न मानने वाला साहस, या फिर उस सच्ची राजकुमारी की अनूठी संवेदनशीलता, इनमें से किस नायक का सफर आपको आज की हमारी आधुनिक। दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी फेवरेट है, पिज्जा। लेकिन रुकिए, ये कोई आम पिज्जा की बात नहीं हो रही है। हम देखेंगे कि कैसे एक वेस्टर्न फास्ट फूड को हमारे लोकल जुगाड़ और लोगों के कड़े संघर्षों ने बिल्कुल एक नया रूप दे दिया। देसी पिज्जा इनोवेशन न सिर्फ खाने की बात है, बल्कि ये इंसानी जज्बे और कभी हार न मानने वाली स्पिरिट की एक बहुत ही शानदार कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर हम एक ट्रेडिशनल ग्लोबल पिज्जा को हमारे इन देसी इनोवेटिव पिज्जास के साथ तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। देखिए, वेस्टर्न पिज्जा को अक्सर एक सेट रेसिपी और कभी-कभी एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है, लेकिन हमारी ये जो देसी वैरायटीज है ना, ये किसी बड़े लग्जरी से नहीं आई हैं। ये निकली हैं एकदम बुनियादी ज़रूरतों और काफ़ी मुश्किल हालातों से। आइए देखते हैं कैसे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 अलग-अलग और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज कवर करेंगे। पहला, मोहन लाल जी का पराठा पिज्जा। दूसरा, एक विरासत को बचाने की कोशिश। तीसरा, किशन का एकदम जादुई हाईवे पिज्जा। और आखिर में शेखर का वड़ा पाव पिज्जा। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारी पहली केस स्टडी की तरफ, मोहन लाल का पराठा पिज्जा। ये कहानी शुरू होती है मोहन लाल से,
जो एक गरीब किसान थे और हालात से मजबूर होकर पराठे बेचते थे। उनके बच्चे राजू और सुमित्रा पिज्जा खाने के लिए बहुत तरसते थे, लेकिन तभी रॉकी नाम के एक अमीर बच्चे ने उनका बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाया। उसने ताना मारा कि स्टेटस वाले लोग पिज्जा खाते हैं, तुम लोग बस पराठे खाओ। इस गहरे सामाजिक अपमान ने राजू को इतना दुखी किया कि उसने जिद में आकर खाना पीना ही छोड़ दिया। अब सोचिए, एक पिता के लिए अपने बच्चे को भूखा देखना कितना बड़ा दर्द रहा होगा। और यहीं पर मजबूरी आविष्कार की जननी बन गई। मोहनलाल ने जो पराठा पिज्जा बनाया वो किसी फैंसी रेस्टोरेंट की डिश नहीं थी। ये उपज थी इंतहा की गरीबी और एक बाप के प्यार की। अपने बेटे की भूख हड़ताल तोड़ने के लिए उन्होंने एक सादे से आलू के पराठे के बेस पर ही चीज, फल और सलाद डालकर उसे एक बेहतरीन पिज्जा में बदल दिया। कमाल का आइडिया है ना? और इसका नतीजा, ये इनोवेशन इतना ज्यादा स्वादिष्ट निकला कि इसने पड़ोस की उस असली पिज्जा की दुकान को लगभग बंद होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उस प्रतिद्वंद्वी दुकान के मालिक को आकर एक 50-50 पार्टनरशिप का ऑफर देना पड़ा और इस तरह एक साधारण पराठे वाले बन गए सेठ मोहनलाल। अब आते हैं हमारे दूसरे केस पर, विरासत को बचाना और ब्लैक पिज्जा की कहानी। मुंबई के जैक्सन कैफे का इतिहास बड़ा लंबा और उतार चढ़ाव वाला रहा है। करीब 40 साल पहले जॉन ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद एंथनी ने अपनी शानदार कॉफ़ी के दम पर वफादार ग्राहकों को जोड़े रखा। लेकिन आज के समय में जब डैनियल ने कमान संभाली तो कैफे को मॉडर्न 3.0 लुक देने के बावजूद बिजनेस लगातार डूब रहा था और दिवालियापन बिल्कुल सामने खड़ी थी। अपने इस डूबते बिजनेस को बचाने के लिए डैनियल के दादाजी ने उन्हें एक कमाल की सलाह दी। उन्होंने कहा, कुछ ऐसा बनाओ जो सच में अनोखा हो। और यहीं से जन्म हुआ ब्लैक पिज्जा का, देखने में एकदम अलग और एक्सक्लूसिव। ये आविष्कार इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि कैफे के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। इस सफलता का इनाम कोई छोटा मोटा नहीं था। एक बहुत बड़ी कंपनी ने इस रेसिपी को करोड़ों रुपए में खरीद लिया। लेकिन यहाँ डैनियल ने अपना असली दिमाग लगाया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्सक्लूसिव शर्त रख दी, जिसके तहत मुंबई के अंदर ये ब्लैक पिज्जा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कैफे में मिल सकता था। एक मास्टर स्ट्रोक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ, किशन का जादुई हाईवे पिज्जा। ये कहानी थोड़ी दर्दनाक शुरुआत के साथ आती है। किशन एक बहुत ही क्रूर शोषण का शिकार हुआ, जहां रामचरण नाम के एक भ्रष्ट जमींदार ने 20,000 के कर्ज पर इतना ब्याज लगाया कि वो उसे 1 लाख बताकर उसकी सारी जमीन हड़प गया। इस मजबूरी ने किशन को शहर की तरफ धकेल दिया। वहां उसने एक बेहद लालची बॉस के यहाँ काम किया और महज 2,000 रुपए महीने में पिज्जा बनाना सीखा। शहर में दिन रात संघर्ष करते हुए एक दिन किशन ने देखा कि उसके खुद के बच्चे सड़क पर जूते पॉलिश कर रहे हैं। ये देखकर उसका दिल बिल्कुल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। वो अपने परिवार को वापस गांव लाया और अपनी पत्नी साया के साथ मिलकर हाईवे पर एक छोटा सा स्टोर शुरू किया, पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे। पर यहाँ कहानी में एक ऐसी ट्विस्ट आती है जो बिल्कुल जादुई है। एक दिन उन्होंने एक भूखी महिला को मुफ्त में पिज्जा खिलाया, जो असल में एक परी थी। उसके आशीर्वाद से किशन के पिज्जा में एक जादू आ गया। उनका एक पिज्जा किसी का भी पेट तुरंत भर देता था। और सुनिए, सबसे कमाल की बात तो तब हुई जब जमींदार के गुंडे उनकी दुकान तोड़ने आए तो वहां के जादुई पेड़ों की डालियों ने सचमुच हवा में उठकर उनकी जमकर पिटाई की, एकदम किसी फैंटेसी मूवी की तरह। अब चलते हैं अपने आखिरी और चौथे केस स्टडी पर, शेखर का वड़ा पाव पिज्जा। शेखर की कहानी लगातार तिरस्कार झेलने की कहानी है। उसके गांव में पढ़ाई लिखाई का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। जब वो वहां से निकलकर शहर आया तो उसके अपने दोस्त नितिन ने ही उसे घर से निकाल दिया। बेचारा फुटपाथ पर सोने को मजबूर था। तभी एक भले बूढ़े इंसान ने उसे आसरा दिया और अपना पिज्जा का व्यापार सिखाया। और यहीं शेखर ने अपना असली आविष्कार किया, वड़ा पाव पिज्जा। मॉडर्न पिज्जा और ट्रेडिशनल वड़ा पाव का ये फ्यूजन इतना लाजवाब था और इसकी खुशबू इतनी शानदार थी कि पास से गुजर रहा एक न्यूज़ रिपोर्टर भी इसका दीवाना हो गया। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा राज था। ये वड़ा पाव एक बहुत ही पुरानी रहस्यमयी ऑटोमेटिक बेकरी से आते थे। इस कहानी का जो सबसे बड़ा राज खुला वो किसी को भी हैरान कर दे।
जिस व्यक्ति ने शेखर को उस बंद बेकरी में वो जादुई वड़ा पाव दिए थे, वो कोई और नहीं बल्कि 1950 के दशक का मोहनलाल नाम का एक भूत था। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वहां पड़े पुराने बिना कैश किए गए चेक्स इस बात का पक्का सबूत थे कि वो बेकरी तो दशकों से बंद पड़ी थी। खैर, इस चमत्कारी शुरुआत के बाद शेखर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने न सिर्फ अपनी एमबीए पूरी की, बल्कि अमेरिका में एडवर्ड नाम के इन्वेस्टर के साथ एक ग्लोबल पार्टनरशिप भी क्रैक की। और तो और बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी जीता। उसने ये साबित कर दिया कि अगर एजुकेशन और इनोवेशन मिल जाएं, तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो आइए अब समेटते हैं इन सारी कहानियों को और देखते हैं सफलता का मंत्र। अगर हम इन चारों आविष्कारों को एक साथ देखें तो हर कहानी के पीछे एक बिल्कुल अलग प्रेरणा थी। मोहनलाल जी को उनकी गरीबी ने मजबूर किया। डैनियल अपनी डूबती विरासत को बचाना चाहते थे। किशन का आविष्कार उसके असीम संघर्ष से निकला और शेखर की ताकत बनी उसकी शिक्षा। इन सब ने अपनी लोकल परेशानियों और यहाँ के स्वाद को एक इतनी बड़ी सफलता में बदल दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, वो कौन सा अगला लोकल तड़का होगा जो दुनिया के किसी अगले बड़े ग्लोबल ट्रेंड को जन्म दे दे। ये अनोखी कहानियां हमें यही बताती है कि दुनिया बदलने वाले आइडियाज अक्सर हमारे आसपास के छोटे छोटे संघर्षों में ही छिपे होते हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प घरेलू कहानी पर बात करते हैं जिसके जरिए हम संतुलन की सच्ची प्रकृति को समझेंगे। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग-अलग मिजाज वाले लोगों की और सामंजस्य की, जो अक्सर वहां मिलता है जहां हम उसे खोजते भी नहीं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और मिलते हैं उन दो किरदारों से जिनके बिल्कुल अलग स्वभाव घर में रोज एक टकराव की वजह बनते हैं। तो देखिए, एक ही घर में दो बहुएं हैं। एक है ममता, बिल्कुल आग की तरह तेज और बेबाक, और दूसरी है प्रिया, जो पानी की तरह शांत और नर्म है। और जैसा कि सोचा जा सकता है, उनके ये बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व ही घर में रोज के झगड़ों की असली जड़ हैं। उनके बीच का ये फर्क है ना, वो रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखता है। जैसे बाजार में ममता पूरे दम से मोलभाव करती है और प्रिया वो बस चुपचाप खड़ी देखती रहती है। यही छोटी छोटी बातें घर में तनाव को और बढ़ा देती हैं। और उनकी जो सास हैं, रामकली, वो इन फर्कों को एक खतरे की तरह देखती हैं। उनके मन में बस एक ही बात है, एक आग है, दूसरी पानी, ये दोनों मिलकर तो घर बर्बाद कर देंगी। उनके लिए बैलेंस का मतलब था कि सब एक जैसे हों, और वो इस बात पर अड़ी हुई थीं। और बस ये मानकर कि शांति तभी आएगी जब सब एक जैसे होंगे, रामकली एक मिशन पर निकल पड़ती हैं, अपनी बहुओं को बदलने का मिशन। एक ऐसा मिशन जिसमें वो उन्हें अपनी असली पहचान छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। उनका मकसद बड़ा सीधा सा था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। वो चाहती थीं कि प्रिया ममता की तरह तेज तर्रार बन जाए और ममता प्रिया की तरह सीधी सादी। ये असल में बैलेंस बनाने की कोशिश थी ही नहीं, ये तो उनकी पहचान को ही मिटाने जैसा था। और ये कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं थी, ये तो एक तरह का दिमागी दबाव था। रामकली लगातार ममता को उसके बेबाकपन के लिए डांटती और प्रिया को उसके शांत रहने पर ताने मारती। नतीजा, दोनों को लगने लगा कि उनमें ही कोई कमी है। ममता ने समझाने की कोशिश भी की। उसने कहा कि उसका आग जैसा स्वभाव ही तो परिवार को बचाता है। उसका तर्क था, सही होना भी गलत हो जाता है अगर तरीका गलत हो। लेकिन रामकली उसके इरादे को समझना ही नहीं चाहती थी। वो बस उसके तरीके पर अटकी रहीं, और यहीं से टकराव और भी गहरा हो गया। आखिरकार लगातार इस दबाव के चलते दोनों बहुएं हार मान लेती हैं। वो वही बनने की कोशिश करती हैं जो रामकली चाहती थीं, लेकिन अपनी पहचान को बदलने की ये कोशिश बहुत ही भयानक साबित होती है। तो होता ये है कि ममता हार मान लेती है। वो कहती है, ठीक है, अब से मैं प्रिया की तरह ही चुप रहूंगी। और उधर प्रिया, जिसे रोज रोज ताने मिलते थे, वो सोचती है कि उसे ममता की तरह आक्रामक बनना पड़ेगा, शायद तभी लोग उसे अपनाएंगे। और इसका नतीजा पूरी तरह से गड़बड़। ममता अब चुपचाप देखती रहती है कि कैसे घर को लूटा जा रहा है,
और प्रिया, उसका नया नया गुस्सा उसे सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा देता है। मतलब बैलेंस तो बना नहीं, उल्टा घर में और भी ज्यादा अफरा दफरी मच गई। अब सोचिए, घर की जो हिफाजत करने वाली आग थी, यानी ममता, वो बुझ चुकी थी। और जो शांत पानी था, प्रिया, वो उबल रहा था। परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा अकेला और असुरक्षित था। और ठीक तभी जब लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, एक अचानक से मुसीबत आ जाती है। ये एक तरह से उनकी आखिरी परीक्षा थी, जो उन्हें अपनी असली पहचान से दोबारा मिलाएगी। हुआ यूं कि घर के आदमी कहीं बाहर गए हुए थे, और तभी एक आदमी वकील बनकर आता है, जाली कागजात लेकर। उसका इरादा परिवार की जमीन हड़पने का था। अब घर पर अकेली ये 3 औरतें, और सामने एक ऐसा खतरा जो उनसे सब कुछ छीन सकता था। उस घबराहट के पल में रामकली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मन ही मन सोचती हैं, अरे मैंने तो अपने ही घर के रखवालों को चुप करा दिया। जब वो अपनी दोनों बहुओं को चुपचाप खड़ा देखती हैं, तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। लेकिन तभी एक कमाल की बात होती है। ममता के अंदर की वो आग फिर से भड़क उठती है। वो उस वकील से ऐसे ऐसे तीखे सवाल करती है कि वो घबरा जाता है। और उसी वक्त प्रिया बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर दरवाजा बंद कर देती है, ताकि वो फरेबी भाग न पाए। एक ने बोला, दूसरे ने काम किया, और दोनों ने मिलकर घर को बचा लिया। और कहानी का ये जो आखिरी हिस्सा है ना, वो हमें सबसे बड़ी सीख देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में बैलेंस का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब है कि सब एक जैसे हो जाएं, या फिर कुछ और? आखिर में रामकली अपनी गलती मानती हैं। वो कहती हैं, मुझसे भूल हुई, मैंने तुम्हारी आग बुझाने की कोशिश की, पर वही आग तो हमारी ढाल है। उन्हें समझ आ जाता है कि असली ताकत कमियों को बदलने में नहीं, बल्कि हर किसी की खूबी को पहचानने और उसका सम्मान करने में है। और बस यहीं से घर में एक नया बैलेंस बनता है। ममता को घर की रक्षक के तौर पर सराहा जाता है, तो प्रिया की खामोश समझदारी को भी उतनी ही इज्जत मिलती है। परिवार ये सीख जाता है कि असली शांति किसी को बदलने से नहीं, बल्कि सबको वैसे ही अपनाने से मिलती है जैसे वो हैं। ये एक ऐसी सीख है जो हर रिश्ते पर लागू होती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है, सच्चा बैलेंस एक दूसरे को बदलने की कोशिश में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने में है। ये इस बात को पहचानने में है कि हर किसी की अपनी खूबी होती है, और हमारे फर्क ही हमें मिलकर और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो चलिए एक पल रुककर सोचते हैं अपने आसपास मौजूद आग और पानी जैसे लोगों के बारे में। क्या हम उनकी अलग अलग खूबियों को पहचानते हैं? शायद असली सामंजस्य इन्हीं फर्कों को अपनाने में है, जो मिलकर हमें पूरा करते हैं।